अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया इस छोटी सी प्रेजेंटेशन के लिए। बेसिकली जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आती है तो हमारी यही कोशिश होती है कि उसको थोड़ा सा एक जो टारगेटेड हमारी ऑडियंस है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ इसके कुछ पॉइंट्स शेयर किए जाएं, जो कि अपना भी इसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि ये प्रोडक्ट किस हवाले से किस हद तक जा सकती है। हमारा जो बेसिकली मैम टॉपिक है वो बेसिकली SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में है। अगर आपने देखा होगा कि जितने भी मार्केट के अंदर इस वक्त स्टिल सल्फोनाइलयूरिया आर बीइंग यूज्ड, बिकोनाइड्स आर बीइंग यूज्ड, इसी तरह DPP-4 इनहिबिटर्स यूज हो रहे हैं, पेशेंट इंसुलिन के ऊपर भी हैं, लेकिन दिस इज अ न्यू क्लास ऑफ द ड्रग, नॉट वेरी न्यू, बट इसमें ये है कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है जो कि हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं विद एक्सटेंडेड रिलीज। तो इसके अंदर थोड़ी सी चंद एक चीजें हैं। दिस इज द नोवेल मैकेनिज्म टू रिड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया इन टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट। आप जानती हैं कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं जिसके अंदर मेटफॉर्मिन है, उसके बाद थायोजोलिडीन्स है, उसके बाद इंसुलिन रिलीजेस हैं, सल्फोनाइलयूरिया, GLP-1 है और इंसुलिन रिप्लेसमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें। और ये जो दूसरी क्लास है जिसको हम लेकर जा रहे हैं, बेसिकली दिस इज SGLT2 इनहिबिटर्स, ग्लूकोज एक्सक्रीशन, कैलोरिक लॉस इसके अंदर है। सबसे पहले मैम आप बेहतर जानते होंगे कि जितने भी हम लोग बात करते हैं ना इन प्रोडक्ट के हवाले से, तो एंड ऑर्गन सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अगर देखा जाए जितने भी डायबिटीज पेशेंट इन्वॉल्व होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसी तरह कुछ और भी ऐसी वर्स कंडीशंस हैं जो कि बेसिकली डायबिटीज से एसोसिएटेड है। तो कोई ऐसी ड्रग हो जो कि बेसिकली एंड ऑर्गन को सेव करे, तो इस हवाले से SGLT2 जो है ना, इनका थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट किस्म का है। इनका contributes up to 20% of gluconeogenesis, accounts for about 10% of the total body glucose utilization और filters and reabsorbs up to 180 ग्राम of glucose per day। तो बेसिकली ये वो तीनों वही फैक्टर्स हैं जो कि ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि अगर एक ड्रग जो है वो उसकी एक्सक्रीशन थ्रू किडनी हो रही है तो हाउ सेफ दैट ड्रग इज फॉर द पेशेंट इफ पेशेंट इज आल्सो अ रीनल कंप्रोमाइज्ड पेशेंट। तो वहां पे भी इसके पॉइंट्स हैं। ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टेड टू SGLT2, virtually all glucose filtered by the kidney is reclaimed in the proximal tubule. Sodium glucose transported to is responsible for 90% of this reabsorption। डॉक्टर साहब देखिए, जो भी ग्लूकोज आता है इसके अंदर बोमन्स कैप्सूल में, तो वहाँ पे वो रिफिल्ट्रेट होकर दोबारा बॉडी के अंदर आता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो SGLT2 का बेसिक काम यही होता है कि ये रीअब्जॉर्प्शन को स्टॉप करके जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होते बॉडी के अंदर। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है, ये दिखाया हुआ है कि ये रिफिल्ट्रेट नहीं हो रहा और ये एग्जैक्टली बाहर की तरफ जा रहा है जितना भी है SGLT2 इनहिबिटर्स जो भी हैं। SGLT2 inhibitors reduce the amount of glucose that gets reabsorbed into the plasma। तो यही बेसिकली इसका जो है एक्शन है जो कि इस चीज को इंश्योर करता है कि ग्लूकोज के थोड़े लेवल जो है वो ब्लड के अंदर रहते हैं, जो कि पेशेंट के लिए सफिशिएंट है और ज्यादातर ये ग्लूकोज को बाहर रिमूव करवा देता है। मैम उसके अलावा हाउ मच शुगर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन इंक्रीज इमीडिएटली फॉलोइंग द फर्स्ट डोज ऑफ SGLT2 inhibitor and was maintained at the end of a 4-week time treatment period, averaging at approximately 64 grams per day with 10 mg and 78 grams per day with 25 mg once daily empagliflozin। तो जो बेसिकली empagliflozin है वो 64 grams per day जो है 10 mg के साथ, और 78 ग्राम पर डे जो है 25 mg के साथ क्या होती है, रीअब्सॉर्ब हो रही है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है जिसके अंदर एम्पाग्लाइफ्लोजन का आजकल 3 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एम्पाग्लाइफ्लोजन है, डेपाग्लाइफ्लोजन है और कैनाग्लाइफ्लोजन है। तो इसको बताने का मकसद यही है, अगर आप स्टार्ट से देखें सिर्फ प्राइस का डिफरेंस है, अदरवाइज नॉमिनल डिफरेंस है। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, मेटाबॉलिज्म की बात करूँ, एलिमिनेशन की बात करूँ या ग्लूकोज एक्सक्रीशन की बात करूँ, तो तीनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर टॉलरेबिलिटी पेशेंट की एम्पाग्लाइफ्लोजन से होती है और प्राइस उसके लिए कन्वीनियंट है, तो आई कैन थिंक अबाउट दैट कि पेशेंट को उस लेवल के ऊपर रखा जाए अगर तीनों का जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन हमारा जो है ये अर्ली प्लस XR के नाम से, दैट इज बेसिकली एम्पाग्लाइफ्लोजन और मेटफॉर्मिन। आप सब लोग जानते हैं मैम कि मेटफॉर्मिन बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है। तो कुछ पेशेंट, तो हमें तो असल में यही क्वेश्चन समझ नहीं आता कि आइदर पेशेंट के अंदर सफिशिएंट इंसुलिन बन भी रही है या नहीं बन रही, और अगर बन रही है तो वो सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंच रही। अगर नहीं पहुंच रही तो फिर वहां पे मेटफॉर्मिन अपना रोल प्ले करेगा।
तो यहाँ पे एम्पाग्लाइफ्लोजन बेसिकली जो है उसका काम हुआ SGLT2 इनहिबिटर है। मैम हमारा जो डिफरेंस है इसमें वो है पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ये तमाम ड्रग के अंदर आई है। अगर आप देखें तो पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर टैबलेट के दो हिस्से किए गए हैं। ये जो बेसिकली पार्ट है दैट इज एम्पाग्लाइफ्लोजन और जो बाकी आपको ग्रीनिश नजर आ रहा है दैट इज मेटफॉर्मिन। इसकी रीजन भी यही है कि ज्यादा देर तक रिटेन रहेगी स्टमक के अंदर, ऑलमोस्ट 8 to 16 आवर्स तक स्टमक के अंदर रिटेन रहेगी पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से। मिक्स नहीं है, मतलब पहले एम्पा रिलीज होगी और उसके बाद पहले मेटफॉर्मिन रिलीज होगी और उसके बाद एम्पा रिलीज होगी। इसे कहते हैं पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी। मैम बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल इसके जो है, एक तो ये इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पाग्लाइफ्लोजन मेटफॉर्मिन इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज, इसके अंदर इन्होंने 1364 लाइव पेशेंट को लिया गया जो कि बिल्कुल न्यू पेशेंट थे और इसके अंदर जो HbA1c था वो 7.5 और लेस देन इक्वल टू 12% निकालो 0.8 बनता है, मींस 6.7 से लेकर 8.3 के दरमियान जितने भी पेशेंट आते हैं जो कि HbA1c जिनका इस रेंज में है उनको 24 वीक्स के लिए अंडर एग्जामिनेशन रखा गया। एम्पा 12.5 mg BD में रिकमेंड की गई विद 1000 mg मेटफॉर्मिन या एम्पाग्लाइफ्लोजन 12.5 mg BD विद 500 mg मेटफॉर्मिन। अब मेरा फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि हमें ये चीज कंफर्म नहीं होती कि आइदर हमें मेटफॉर्मिन जो है वो 500 देनी है या 1000 देनी है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं एम्पाग्लाइफ्लोजन के। तो मैम इसका जो बेसिकली आउटकम था वो ये आपके सामने है। अगर मैं सिर्फ ये बात करूं एम्पाग्लाइफ्लोजन मेटफॉर्मिन की 12.5 mg BD 1000 mg के साथ तो रिडक्शन इन HbA1c वो 2.08 है और अगर मैं इसके 5 mg BD और विद 1000 mg के साथ बात करूं तो 2.07। अब आपके ज़हन में शायद क्वेश्चन हो कि हमारी जो है वो बेसिकली 10 mg इधर है तो उसके साथ 1000 mg मेटफॉर्मिन है, तो मैम यहाँ पे अगर डोज डबल की जाए 5 mg 10 लेकिन 2000 बन जाएगी मेटफॉर्मिन। लेकिन हमारी एक्सटेंडेड रिलीज में जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में है, एक्सटेंडेड रिलीज एक तो टॉलरेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है और दूसरा ये कि जो 2000 mg काम करेगी सिंपल एक्सटेंडेड रिलीज में वो 1000 mg काम कर रही होगी। तो ये आपको नजर आ रहा है HbA1c रिडक्शन 2.07 है विद 5 mg BD विद 1000 mg एम्पाग्लाइफ्लोजन के साथ। अच्छा, उसके बाद पेशेंट का जो गोल पे पहुंचनी है HbA1c लेस देन 7 के ऊपर, तो यहाँ पे भी आप देखें कि जो 70 पेशेंट हैं वो 5 mg BD विद 1000 mg मेटफॉर्मिन के साथ, तो ये मोस्ट सबसे हाई क्वांटिटी है पेशेंट की जो कि 10 mg एम्पाग्लाइफ्लोजन प्लस मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, या तो सिंगल डोज में ले लें या 5 mg BD में आप उनको रिकमेंड करते हैं जिनका HbA1c मोर देन 7 है और आपने उनको लेकर आना है टारगेट लेस देन 7 के ऊपर। बॉडी वेट के अंदर भी अगर आप देखें मैम तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे जो 3.8 जनरल रिडक्शन इन बॉडी वेट है विद 12.5 mg BD प्लस 1000 mg मेटफॉर्मिन के साथ और 5 mg BD 1000 मेटफॉर्मिन के साथ 3.5 रिडक्शन ऑफ वेट है पेशेंट का। अगर पेशेंट वेट गेन कर लेता है, बिकॉज आप जानती हैं कि जो ओबेसिटी है ओबीस पेशेंट है उसमें ज्यादा प्रेवलेंस होती है डायबिटीज की। मैम ये इंपॉर्टेंट है दैट इज एम्परर रिड्यूस ट्रायल जो कि कार्डियोवास्कुलर रीनल आउटकम है विद एम्पाग्लाइफ्लोजन इन हार्ट फेलियर। अगर आप देखें तो इसके अंदर जितनी भी 3-4 अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी या यूरोपियन सोसाइटी फॉर कार्डियोलॉजी, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटोलॉजी, तीनों इस चीज को ये 100% इंश्योर कर रही है कि कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स जितने भी हैं वो रिड्यूस होते हैं, बिकॉज जब शुगर की मिनिमल क्वांटिटी ब्लड के अंदर मौजूद होगी तो पेशेंट के जितने भी बॉडी के बाकी आउटकम है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। मैम ये एक बेसलाइन के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एम्पाग्लाइफ्लोजन है, प्लेसिबो और डेपाग्लाइफ्लोजन। अगर देखें एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज में तो ये 72% है, 75% प्लेसिबो के साथ है। तो ये वही एग्जैक्टली क्वांटिटी प्रोवाइड कर रही है इजेक्शन फ्रैक्शन का। आपने देखा होगा कि जितने पेशेंट डायबिटीज के साथ आते हैं उनमें इजेक्शन फ्रैक्शन की रेशियो भी चेंज हो रही होती है और दूसरा जीएफआर जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट उसमें भी मिनिमल सा डिफरेंस है। तो जितने भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट के साथ पेशेंट आते हैं उनमें भी एम्पाग्लाइफ्लोजन प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन जो है इफेक्टिव है, जो कि कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड इवेंट को भी कंट्रोल कर रहा होता है और इवन एंड ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। एम्पर रिड्यूस ट्रायल टाइम टू कार्डियोवास्कुलर डेथ, तो यहाँ पे भी देखें तो डेथ रेशियो भी जो है वो 361 पेशेंट है जिनमें इवेंट था 15.8 पर 100 पेशेंट ईयर्स के हिसाब से। प्लेसिबो के साथ अगर देखें तो इसमें डेथ रेट भी कम है, बिकॉज डेथ रेट इसीलिए कम है क्योंकि एंड इवेंट जो है वो बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं एम्पाग्लाइफ्लोजन प्लस मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन के साथ। सेकंड इसके अंदर जो आ रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन, तो इसमें भी अगर आप देखें तो टोटल 388 इवेंट्स हैं एम्पा प्लस मेटफॉर्मिन के साथ, जबकि प्लेसिबो के साथ 553 इवेंट्स हैं। एम्पर रिड्यूस कंपोजिट रीनल एंड पॉइंट अगर देखें तो 30 पेशेंट विद
इवेंट रीनल आउटकम हुआ है, जबकि प्लेसिबो के साथ 58 पेशेंट्स हैं। उसके अलावा मैम ये दूसरा है एल्सेवियर है, एम्पाग्लैफ्लोज़न वर्सेस डेपा के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है डायबिटीज रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसमें भी ये डिजाइन बनाया गया तमाम पे, इसमें एम्पा पे 176 पेशेंट थे, डेपा पे 174 पेशेंट थे, जो आउटकम पे फॉलोअप पे आए 160 थे, यहाँ पे 156 थे। तो अगर इसका एंड ट्रायल देखा जाए तो दैट इज वेरी हेल्दी। एम्पाग्लैफ्लोज़न में जो HbA1c रिडक्शन है वो 1.6% है, जबकि डेपा में 1.2% है। तो व्हाई टू पे हाई, पेशेंट को प्राइस हाई क्यों पे करें? बिकॉज दोनों का जो अगर डोज रिजीम है, ड्रग रिजीम, वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो HbA1c रिडक्शन है वो बहुत अच्छी है एम्पाग्लैफ्लोज़न के साथ एज कंपेयर टू डेपाग्लैफ्लोज़न। ओरिजिनल आर्टिकल है ये, आप इसको देखना भी चाहें, स्लोप ऑफ चेंज इन HbA1c फ्रॉम बेसलाइन विद एम्पा कंपेयर्ड विद सीटाग्लिप्टिन एंड ग्लिमेप्राइड इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज। तो अब ये है कि अगर किसी पेशेंट को स्टिल आपने सल्फोनाइलूरिया पे रखा हुआ है या DPP-4 भी ले रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आप देखें तो आउटकम ये एक ट्रायल किया गया जिसमें कुछ पेशेंट के पूल को स्टिल DPP-4 दिए गए, सीटाग्लिप्टिन दिए गए और कुछ को सल्फोनाइलूरिया भी दिया गया। तो वहां पे भी HbA1c रिडक्शन चेक की गई, 52 वीक्स का ट्रायल था ये भी। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये एग्जैक्ट आपको बताता है कि HbA1c रिडक्शन विद एम्पा 1.85%, ग्लिमेप्राइड 1.35% और HbA1c रिडक्शन यहाँ पे अगर देखें ये 10% में, ये 9% में और ये 8% में। यानी ये अगर इस रेशियो में है HbA1c तो उसमें रिडक्शन इतनी है, तो तीनों में अगर देखें तो ग्लिमेप्राइड से मोस्ट इफेक्टिव है ये कॉम्बिनेशन। एम्पा रेड आउटकम, एम्पाग्लैफ्लोज़न एंड कार्डियोवास्कुलर आउटकम इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ऑफ हाई कार्डियोवास्कुलर रिस्क। इसमें अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा ट्रायल था मैम, इसमें 11,531 पेशेंट की स्क्रीनिंग की गई, रैंडमाइज्ड, ट्रीटेड 7,020, प्लेसिबो पे 2333, एम्पा 10 mg पे 2345 और 25 mg पे 2342। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक बात देखें कि आप अगर पेशेंट को एम्पा स्टार्ट करते हैं 25 mg के साथ, तो इसके अंदर पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे पेशेंट को ये होता है कि उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप 10 mg BD डोज में भी रिकमेंड करते हैं तो वहां पे पेशेंट को वही इफेक्ट मिलेगा जो कि 25 mg के साथ मिल रहा है। उसमें उसकी रीजन ये होगी कि वहां पे मेटफॉर्मिन भी इंक्रीज होगी और पेशेंट को जो है ना दरमियान में टाइम पीरियड भी मिल जाएगा ड्रग को यूज करने का। तो उसके बाद ये जो कुछ है एज ईयर्स में है, अगर आप देखें तो प्लेसिबो, एम्पा 10 और 25 के साथ अगर यहाँ आप कोई एक भी उठा के देख ले तो ऑलमोस्ट जो इवेंट्स हैं वो सबके साथ सेम है। इधर वो BMI हो, HbA1c रिडक्शन हो, या मेटफॉर्मिन के साथ हो, सल्फोनाइलूरिया के साथ हो, या थायाजोलिडीन के साथ हो। हार्ट फेलियर, हॉस्पिटलाइजेशन और CV डेथ, तो ये देखें 10 और 25 mg एग्जैक्टली मीटिंग एट द सेम पॉइंट एज कंपेयर टू प्लेसिबो। तो दोनों का इफेक्ट जो है हार्ट फेलियर या CV डेथ केसेस के अंदर एग्जैक्टली सेम है, दोनों में एक ही लेवल के ऊपर जाके डायबिटीज लेवल को कंट्रोल करेगी। नहीं, जो एम्पा 10 आप कह रहे हैं इट्स इन कॉम्बिनेशन विद मेटफॉर्मिन। यस, कॉम्बिनेशन में चाहो तभी इफेक्ट आप बता रहे हैं एज कंपेयर टू आइसोलेटेड एम्पा 25, राइट? जी जी, नहीं, नॉट आइसोलेटेड, दैट इज आल्सो विद कॉम्बिनेशन। नहीं, एक एम्पा 25 आप कहते हैं। यस, 4 आर इन कॉम्बिनेशन, 5 10 12.5 25 चारों कॉम्बिनेशन में। एक आपकी अर्ली सिंपल 25 नहीं है? वो है हम यहाँ उसका कंपैरिजन नहीं, ये कंपैरिजन 10 mg विद 1000 mg मेटफॉर्मिन और 25 mg विद 1000 mg मेटफॉर्मिन। अच्छा, तो मतलब 10 और 25 का एक ही असर होगा। यस, ये हम आपस में ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक डॉक्टर साहब ने किया, उन्होंने ऐसे किया कि उनके पास एक पेशेंट है, उन्होंने 25 mg लिख के दी। उसकी रीजन थी द पेशेंट वाज मेंटेनिंग HbA1c एट 9, तो उन्होंने कहा कि इसको तो देना चाहिए, जाहिर बात है इंसुलिन डिपेंडेंट अगर नहीं है तो उसको वहां पर रिकमेंड, लेकिन उसको साथ एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे दे दिया। जब उसको रिकमेंड किया तो उसने तकरीबन सुबह आके ये कहा कि आई वाज वेरी इन प्रॉब्लम, क्योंकि रात को तकरीबन मैं 6-7 दफा आई वेंट फॉर यूरिनेशन, पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा है। तो वहां पे ये ट्रायल इसलिए सपोर्ट करता है कि अगर आप उसको 10 mg रात को या 10 mg मॉर्निंग में दे देते हैं तो इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होगा, लेकिन पॉलीयूरिया के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ डेथ फ्रॉम हार्ट फेलियर, तो ये भी यहाँ पे भी देखें तो एम्पा हैज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू प्लेसिबो। यहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर इन पेशेंट विद वर्सेस विदाउट हार्ट फेलियर एट बेसलाइन। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, एम्पाग्लैफ्लोज़न रीनो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, ये अगर देखें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को रिलीज करती है, ग्लूकोज लेवल को कम करती है, आर्टीरियल स्टिफनेस को कम करती है, वॉल्यूम जो कि
स्टोर हो रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, उसको कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, फिब्रोसिस को कम करती है, एल्ब्यूमिन को कम करती है, ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करती है। मेरा एक सवाल और भी है, जब यूरिन प्रोफाइल हमारी ऑर्डर हो जाती है तो हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को अवॉइड करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन में इसके साथ मेटफॉर्मिन है तो फिर तो ये तो नहीं चलेगा। लाइक अगर मैं अर्ली प्लस डालूंगी और पेशेंट मेरे पास ARF का या CRF का है तो अर्ली प्लस तो वहीं से खत्म हो गई। असल में ये जो इनके ना SGLT2 के ट्रायल्स हो रहे हैं, वो कहते हैं कि CKD भी अच्छी है, मगर वो आइसोलेटेड की हो रहा है, हम लोग कॉम्बिनेशन आइसोलेटेड मेटफॉर्मिन भी हम हाफ डोज पे कर देते हैं। दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन अब जो नए ट्रायल्स हैं, अच्छा मेटफॉर्मिन पहले हम कहते थे कि हार्ट फेलियर में बिल्कुल देनी है, हमने रीनल फेलियर में बिल्कुल देनी नहीं। अब मेटफॉर्मिन जब तक आपके 30% तक रिजर्व ऑफ दे सकते हैं, अच्छा तो मतलब स्टेज 4 से आगे नहीं दे सकते, जी, स्टेज जी। 3 तक आप आराम से दे सकते हैं। इसको कॉम्बिनेशन में चलाने में कोई हाँ, वो कोई नहीं मसला होगा, नहीं। आइसोलेटेड सेफ्टी भी प्रोफाइल और रहेगी। बल्कि इवन आजकल ये ट्रायल्स हो रहे हैं कि सिर्फ इनके SGLT2 इनहिबिटर्स के नॉट डायबिटिक, ओनली कार्डियक पेशेंट। जी बिल्कुल, वो डेपाग्लाइफोजन के साथ होगी। इसके हो तो रहे, लेकिन जो अभी तक मैंने ट्रायल्स लास्ट पढ़े थे ना, वो इसकी कॉम्बिनेशन मेडिसिन में तो उन्होंने अभी भी नहीं कहा हुआ, इसकी जो आइसोलेटेड एल्पाग्लाइकोजन है ना उस पे हो रहे हैं, वो सक्सेसफुल जा रहे हैं, वो हम रीनल में भी दे रहे हैं, हम कार्डियक में भी दे रहे हैं, इसकी कार्डियोवास्कुलर प्रोफाइल बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है ना वो अभी तक मुझे कोई डेटा इसका नहीं मिला है कि वो रीनल के लिए सेफ है। अच्छा मैम, इसमें GFR को देखा गया है, अगर आप पेशेंट का GFR करवाते हैं 45%, मेरा ख्याल है आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, तो उसकी इन्होंने एक मिनिमल वैल्यू रख दी है कि अगर पेशेंट का GFR 45% तक है तो वहाँ पे इसके अबाव आप इसको इजीली रिकमेंड करवा सकते हैं। उसमें हाफ डोज वाली कहानी भी तो होती है ना कि मेटफॉर्मिन का जो रिकमेंडेड है वो आप हाफ डोज पे कर देंगे। 1000 तो इसकी मतलब वंस डे है ना, 1000 तो हाँ। फुल डोज तो नहीं है ना। वैसे 2400 रिकमेंडेड डोजेज है मेटफॉर्मिन की। नहीं, हम बुक से कि आप जो है 2 तक दे सकते हैं, 2 ग्राम जी, तक दे सकते जी, हैं, और 24 यहाँ पे चला रहे होंगे, लेकिन रीनल पेशेंट्स में हमने या तो डोज हाफ करनी है या फिर इस ग्रुप को डाल देना है। बिल्कुल ठीक है। और ये एक दो और बात है कि चीज़ें आप XR में सिर्फ आप अकेले नहीं, मतलब एक और कंपनी ने आकर कहा हम अकेले हैं, तो मैंने कहा एक और कंपनी भी है। नहीं मैम, हमने वी आर द पायनियर्स। अच्छा When we launched- एम्पा XR भी आ गई। जी बिल्कुल, वो बात है ये हमारी, वी आर द पायनियर्स। असल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये होता है कि पहले कौन जरा दौड़ के ऊपर आ गया। आपने 45 का है ना ये जी, 45 है। 45 का पॉइंट। ठीक है। इसका मैडम एक कैलकुलेटर मेजरमेंट का ना एक नहीं, वो देखिए हम कैलकुलेटर कराते भी हैं हम लोग, जी। तो ये EGFR तो हम कराते ही कराते हैं, तो हमारे पास कोमोबिलिटी ज़्यादा होती है ना, तो अगर कोई पेशेंट को हमने हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पे डालना हो तो वी डू गो फॉर EGFR एंड देन प्रिजर्वेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ठीक है। ठीक है, मैं तो इन सब काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैम थैंक यू सो मच आपकी डिस्कशन का भी। अभी ये जी एक और क्वेश्चन है, सडन वैसे मैं थोड़ा सा एक आपको काइंडली क्लियर कर दूं कि यू आर ऑल डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल, लेकिन उसके बावजूद आई एम इन अ लर्निंग फेज, आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू। तो थैंक यू सो मच फॉर योर डिस्कशन। दैट एब्सोल्युटली वो दैट्स व्हाई एक डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ एक दफ़ा बैठे थे इस प्रेजेंटेशन में, तो ही वाज आस्किंग समथिंग, तो मैं वहाँ से उठ गया, मुझे कहते क्या हुआ, मैंने कहा सर यू आर अ डायबिटोलॉजिस्ट, आई एम अ सिंपल MBA। तो ना करें ऐसा, तो मैं आपसे यही कहूँगा आपकी अपनी डिस्कशन है डेफिनेटली वेल, लेकिन मैं वही है जो थोड़ा बहुत हमें बताया जाता है जो छोटा सा सवाल और है, इसमें सडन हाइपोग्लाइसेमिक स्ट्रेस का कुछ है चांसेस? ये आपका यूरिन से सारी ग्लूकोज, प्लाज्मा से ग्लूकोज साफ भी कर रहा है और मेटफॉर्मिन के साथ जो जोड़ रही सही ग्लूकोज है एकदम से एब्जॉर्ब निकाल दिया, बिल्कुल सही कह ठीक रही है। हैं, तो बिल्कुल। क्या इसमें हाइपोग्लाइसेमिक स्पेल्स का है कुछ? मैम आप क्या समझती हैं, अगर कोई खुदा ना खास्ता पेशेंट आपके पास HbA1c के साथ आ रहा है जो कि 8 या 9 पे है, तो इस विल देयर बी एनी चांस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक अगर आप उसको रिकमेंड करती हैं? अगर मैं कॉम्बिनेशन रिकमेंड, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझती हैं कि 9 या 8 पे भी HbA1c पे चांस होगा ऐसा? बिकॉज ग्लूकोज के रिजर्व भी तो है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन सर्टेन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स असल में जो होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता जी, है, हो फिर भी सकता है। चाहे आपका हीमोग्लोबिन उसकी 10 प्लस भी हो, बिल्कुल। फिर भी हो सकता हाइपोग्लाइसीमिया है। में एक पर्टिकुलर टाइम पे जा सकता है, वो तो आपका 3 मंथ्स का एवरेज बता रहा है। हम सब ये बताया गया कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूकोज की टॉलरेंस नहीं है, जिनको ग्लूकोज की जो है ना इंटेक भी देके देखा जाता है, जिनमें अंदर जो ना स्टोरेज ही नहीं है बॉडी के अंदर, तो वो मेरा ख्याल है ज्यादा उस लेवल पे हो सकता है। आपके पास है मेरे पास इस सल्फोनाइल यूरिया पे तो रिकमेंडेड है ना, देखिए सल्फोनाइल यूरिया जो मैकेनिज्म एक्शन है ना वो इंसुलिन पैदा करते हैं। जी बिल्कुल, सल्फोनाइल यूरिया। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो है ये तो निकालते हैं ग्लूकोज। जी बिल्कुल निकालते हैं। जो रिनल थ्रेशोल्ड है वो 180 पर आम बंदे का निकलता है पेशाब में ग्लूकोज,
लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उनका रीडर थ्रेशोल्ड बढ़ के 240 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक। उनके ग्लूकोज निकलने की भी जो थ्रेशोल्ड है वो आम लोगों से ज़्यादा होती जी है। बिल्कुल। हाँ, जी, लेकिन हाइपो के सिम्टम्स जिसमें सतुना जुड़ी होती है तो इंसुलिन की बढ़ाने से आपको होगा। ज़्यादा है, इनके साथ इतने ज़्यादा रकम वो नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और आमतौर पर जब आप ये शुरू भी करते हैं उन लोगों को शुरू करते हैं जिनकी ऑलरेडी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ऑलरेडी 6-7 तो कंट्रोल ही करते हैं, हम शुरू करते हैं जब किसी 8-9 है तो 8-9 शुरू हो जाए। उसे कंट्रोल करना शुरू करते मैम थैंक यू सो मच। मैडम मेरे साथ हैं। ये आपके साथ ये ड्रग नहीं माशाल्लाह मैडम बहुत अच्छा तरीके से बता रही हैं चीज़ों को कि जो चीज़ें हम मेरे लिए भी लर्निंग फेज है। एक बात मैं सब बता रही हूँ कि इनके साथ ना इन गोलियों के साथ जो मरीज छोड़ देते हैं उनके फर्स्ट 2 वीक्स में लोगों को बहुत ज़्यादा पोलियूरिया होता है। जी बिल्कुल। वो बार बार बाथरूम जाते हैं, ऐसे ही। वर्किंग आवर्स में गोली सुबह खानी थी, ऐसे रात ही। को तो खाएं तो रात को चलते रहेंगे और सुबह खाएंगे तो आपस में बाथरूम जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो 2 वीक्स के बाद ये चीज़ बॉडी में हो जाती है कि Accept हो जाती है। एक्सेप्ट हो जाती है। बिल्कुल। उन्हें बताना पड़ता है, वरना वो छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। और यूटीआईज पेशाब में बिल्कुल। इन्फेक्शन औरतों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा मैम इसमें एक और क्वेश्चन भी था कि लास्ट टाइम हम भी प्रेजेंटेशन में थे तो एक डायबिटोलॉजिस्ट है बॉडी फैमिली की, उनसे भी बात हुई थी कि अगर एक कोई पेशेंट आता ही यूटीआई इन्फेक्शन के साथ है लेकिन साथ उसको डायबिटीज भी है, एज अ कंपाउंडिंग इंडिकेशन है साथ यूटीआई, तो वहाँ पे आप क्या समझते हैं कि इसकी रिकमेंडेशन हो सकती है? बिकॉज इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो थ्रू किडनी ही जा रहा है, इसका जो SGLT2 है, आप क्या समझती हैं वहाँ पे रिकमेंडेशन? असल में देखिए इन्फेक्शन ग्लूकोज जो मीडिया है वो ज़्यादा करता है। जी जी और फीमेल पेशेंट में बहुत यूटीआई देखा गया है। जी सही है। हमारे सेटअप में कम है, यूरोप में उनकी सफाई वगैरह पानी पीना या हाइजीन नहीं होती, जी बिल्कुल सही। वो सिर्फ ड्राई करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा है। इधर पाकिस्तान में कम है लेकिन फिर भी और उस गर्मियों के मौसम में सही। जब इतना पेशाब आ रहा हो और ग्लूकोज निकल रहा हो तो आप पानी कम पी रहे हो, इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन सब चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो अगर पानी अच्छा रखा जाए और बताया जाए कि आपको सिम्टम्स है आप उसको ट्रीट करें तो यूटीआई को ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही मतलब ये चलती रहेगी। हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये कि ज़्यादा होता है। हाँ, बिल्कुल ये कि ठीक। यूटीआई की कोकोमेटिक मैनेजमेंट साथ में बिल्कुल होती बिल्कुल है। ऐसे बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल। देखना तो ग्लूकोज निकल रहा है ना। हाँ जी। डेफिनेटली थैंक यू सर। तो उसको यूटीआई को एज अ इंडिविजुअल जो है ना डिजीज साथ ट्रीट किया जा सकता कर है। सकते हैं, लेकिन लोगों को अगर किसी को आ गया बंदा है सीवियर यूटीआई के साथ फिर उसको छोड़नी पड़ेगी गोली। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि गोली एक्शन शुरू करेगी वो गोली छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ये हमारे माइंड में होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मैम। ये क्लास में एम्पाग्लाइकोजन रीनल आउटकम है, तो इसमें भी अगर देखें तो नेफ्रोपैथी इंसिडेंट और वर्सनिंग नेफ्रोपैथी, इसमें भी अगर कंपैरिजन करें प्लेसिबो के साथ या पोस्ट HOC रीनल कंपोजिट आउटकम है, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया। हम यहाँ पे यही पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है और 45% उसका जो GFR है उससे ज़्यादा है तो वहाँ पे आप रिकमेंड, अदरवाइज नीचे हो तो फिर मेरा ख्याल है इसकी रिकमेंडेशन नहीं है। जी तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं मैं जो भी बताई है मैंने। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी है और उसके अलावा एक यूरोपियन जो सोसाइटी फॉर कार्डियोलॉजी है और यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटोलॉजी है। तो ये जो इसको अभी जितने भी कह रहे हैं कि जितने भी हैं आपके जो अमेरिकन एसोसिएशन कह रही है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर आप इसको यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट में। अगर कोई पेशेंट इवन नाइव पेशेंट भी आ रहा है या कोई पेशेंट जो है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के साथ भी आ रहा है तो आप इसको एज अ सिंगल डोज के तौर पे यूज फर्स्ट करवा लाइन सकते हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन एज B1C greater than 8। Greater than 8। और इसमें ये हमने हाइपरटेंशन रखा है अपना अच्छा क्राइटेरिया। ठीक। मैम लेकिन इसमें एक छोटा सा जो है ना ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, तो हम exactly। उनको एडजस्ट करना होता है, लोगों का बीपी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, सही। सोडियम निकाल रहा है ना बाहर, सही। तो उसके वजह से कार्डियक सेफ्टी में इसलिए हार्ट फेलियर के ट्रायल हो रहे हैं। मैम कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि हमने एक डाइवर्स एक्सपीरियंस देखा कि कुछ लोग जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट थे, इंसुलिन के ऊपर थे, तो उनको भी जब ये स्टार्ट करवाई गई तो वो इंसुलिन से भी रिलीव मतलब उनको सिर्फ यही ड्रग जो है ना वही मेरे father रिस्पॉन्ड है। कर गई, रिस्पॉन्ड कर गई ये ड्रग। हाँ। चलिए तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट इज आल्सो वेरी ग्रेट। तो डॉक्टर साहब दिस इज ऑल अर्ली प्लस XR एम्पाग्लाइकोजन प्लस मेटफॉर्मिन 5/1000, 10/1000, 12.5/1000 और 25/1000 कंप्लीट रेंज के साथ प्राइस अवेलेबल क्या है। है, डेली प्राइस क्या है? प्राइस बता दें यार जरा उस्मान जी बेटा। सर, प्राइस इसमें 5 और 1000 जो है 17 रुपए की है और 10 और 1000 जो है ये 23 की है। बेटा आप बता दें बाकी। और सर 25 की है जो 12.5 है और जो आपकी वो 34 की है 25/1 एक गोली जी जी जी। ना 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 मैम ये इसकी वैसे भी सबकी 20 इसमें आ रही है, लेकिन नहीं मैम अभी लेकिन- जितनी भी आपके पास मैम जितनी भी एम्पाग्लाइकोजन है सबकी प्राइस Thank you। इसी तरह मैम